मैम आया ही था, मतलब अच्छी खासी सैलरी छोड़ने के बाद आई हैड टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन, तो दैट वाज अ प्रेशर फॉर मी, मतलब दैट वाज अ टफ कॉल। और फैमिलीज भी का थोड़ा सा रहता है ना कि बट माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। राइट। आई स्टिल रिमेंबर द डेज जहाँ पे मेरे फादर वो न्यूज़पेपर पढ़ के वो पूरा नोट डाउन करते कि ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, अच्छा ये याद किया, ये याद किया। एंड लाइक माई मदर वॉज कि नहीं तुम सो जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना है अगर मैं सो रहा हूँ तो। एंड इवन लाइक ड्यूरिंग माई स्टडी आवर्स, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए। तो मोटिवेटिंग यही था कि अब सब कुछ, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप लेकिन आप लॉस्ट एवरीथिंग, तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है। Hello, everyone, and welcome back to another exciting episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Ahana, today's host, and I have a very special guest today whose name is Sagar, who has cleared IBPS PO. Let's hear his journey towards how he cleared his banking exams. Hi, Sagar. Welcome to ma'am. Chamomile Tea with Toppers. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So, how are you, first of all? I'm doing How great. are you feeling? आई एम डूइंग ग्रेट मैम, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। मतलब बहुत कुछ है, सारी चीज़ें चल रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, फिर मूविंग इनटू दिस बैंकिंग इंडस्ट्री, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी लेट्स स्टिल आई एम पोस्टेड राइट नाउ इन लखनऊ, अभी वहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग चल रही है, तो बहुत मस्ती भी हो रही है, सारे फ्रेंड्स बन गए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मैम अभी तो। Okay, so let's start with your basic information क्योंकि ऑडियंस को बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, Yes, ma'am. आपने ग्रेजुएशन कर क्या किया है, आप बैंकिंग एग्जाम में कैसे आए, ये सब चीज़ें। सो मैम आई विल स्टार्ट विद दिस कि आई एम फ्रॉम वाराणसी, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड लाइक माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माई बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, ऑल्दो शायद कंप्यूटर साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन सेल्स। तो वहाँ से करियर स्टार्ट करा, फिर कुछ एडटेक इंडस्ट्री में काम करा, फिर फाइनली आई वाज वर्किंग विद अनअकैडमी ओनली। तो फिर एक सर्टेन थॉट आया कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, एंड क्योंकि फैमिली में थोड़े इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट सेगमेंट में हैं, तो आई थॉट कि नहीं, इवन आई कुड गिव अ ट्राई। तो वहाँ पे ट्राई देना, एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। पहले थोड़ा जॉब में रह के तैयारी करी, सो दैट आई कुड हैव अ ब्रीफ आइडिया एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कोई ब्लंडर ना हो जाए, क्योंकि जॉब चली जाएगी तो फिर पैसे नहीं है। राइट। तो फिर उसके बाद फिर स्टार्ट में प्रिपरेशन फुल फ्लेज करा, मतलब इनिशियली करा था तो प्री निकला था, बट मीन्स के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए किस तरीके से, नहीं हो पाया, बट फिर फुल फ्लेज करा, एंड फॉर्चुनेटली बाई गॉड्स ग्रेस एंड बाई विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आई वाज एबल टू क्लियर माई एग्जाम। ओके, सो बैंकिंग में जाना है, दैट इज एन इन्फ्लुएंस दैट केम फ्रॉम द फैमिली और यू हैड एन आइडिया कि आई थिंक आई हैव टू गो इन दिस सेक्टर। Ma'am, I won't say कि like my family is not into this banking segment, but क्योंकि I was into sales और सेल्स अच्छा लगता था मुझे, जेन्युइनली अच्छा लगता था। इनिशियली थोड़ा सा था, प्रेशर था, हाई प्रेशर जॉब है कि कैसे करेंगे या नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता था। बट कुछ गाइडेंस मिली, कुछ लोगों ने गाइड करा, तो फिर धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड लविंग सेल्स। तो फिर जब ये अनसर्टेनिटीज़ आई, मुझे जहाँ पे लगा कि नहीं यार, शायद अब वो सारी चीज़ें जो मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, फिगर आउट कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या शायद नहीं हो पाएंगी। तो फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फ्यू एग्जाम्स कि मुझे लगा चलो ये ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर तब दिस केम इनटू माय माइंड कि नहीं, आई कुड गो फॉर बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग इज़ मोर और लेस लाइक सेल्स ओनली, क्योंकि आपको कस्टमर डीलिंग है, आपको सेट टारगेट्स है, एंड एवरीथिंग इज़ देयर, एंड ग्रोइंग फेज अच्छा है और मेरे इंटरेस्ट का जॉब है, मेरे इंटरेस्ट की प्रोफाइल है। तो फिर इसलिए वहाँ से एक थॉट आया, एंड आई एक्चुअली टॉक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने उससे सारी चीज़ें डिस्कस करी कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, तो यू टेल मी व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर कॉल, यू गिव मी एडवाइस। तो ही टोल्ड मी नहीं, यू शुड टेक अ रिस्क। एंड फिर वहाँ से थोड़ा सा था कि चलो ठीक है, रिस्क लेके देखते, एंड फिर वहाँ से बैंकिंग स्टार्ट हो गई। नाइस नाइस। तो जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले थे, डिड यू रेफर टू एनी लाइक यूट्यूब चैनल और एनी अदर बुक्स लाइक विच यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू द पीपल? आई स्टार्टेड विथ अंकुश लांबा सर फॉर रीजनिंग, तो वहाँ से आया, तो आई सॉ इस वीडियो जिसपे उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा, कि ऑब्वियसली आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो, आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट्स आर योर स्ट्रेंथ्स एंड आपकी वीकनेसेस क्या है, तो दोनों चीज़ों को आपको वो करके बैलेंस करके करना पड़ेगा। Right. अगर आप सोचो कि नहीं मैं इंग्लिश भी कर लूँ, मैं कॉन्स भी कर लूँ, मैं रीजनिंग भी कर लूँ, मैं करंट अफेयर्स भी कर लूँ, तो दैट्स एक्चुअली डिफिकल्ट, और शायद मेरे लिए तो डिफिकल्ट होता है फॉर श्योर।
तो वहाँ से मैंने अंकुश लांबा सर को रेफ़र करा, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके मुझे कुछ और एडुकेटर्स थे, एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज प्रिपेयरिंग दैट टाइम फॉर बैंकिंग, तो ही सजेस्टेड मी सम वीडियोस, सम एजुकेटर्स, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने रेफ़र करी, मैंने उनके वीडियोस देखना चालू करा कि नहीं चलो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखते, डेटा कलेक्ट करते, थोड़ा समझते हैं किस तरीके से। तो उसमें फिर कपिल सर थे, कपिल सर की मुझे करंट अफेयर्स की क्लास थी, मैं बहुत बात था, मतलब मेरे से पेपर नहीं रीड करा जाता है, सॉरी मैं नहीं कर पाता हूँ। तो फिर कपिल सर से स्टार्ट हुआ, फिर करंट अफेयर्स में, और फिर कपिल सर की क्लास देखते मैं डर गया कि मैं इतना करंट अफेयर्स कैसे पढ़ सकता हूँ, बट फिर धीरे धीरे करके हैबिट बनी। फिर कॉन्ट्स में हर्षल सर भी थे और आशीष सर भी थे, इन दोनों को, एंड निमिषा मैम में कुछ शॉर्ट्स आ गए या कुछ ऐसे वीडियोस आ गए, तो थोड़ा ब्रीफ आइडिया मुझे हो गया कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है फिर फुल फ्लेज। सो आपने बोला कि थोड़ा सा पेपर्स वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती है, सो क्या जब बैंकिंग की स्टडीज़ भी आप स्टार्ट करते ऐसा लगा था बहुत हेक्टिक होने वाला है या फिर बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली, कोई ऐसा डीमोटिवेटिंग ऐसा कुछ मोमेंट आया था आपका पहले? मैम आया ही था, मतलब अच्छी खासी सैलरी छोड़ने के बाद आई हैड टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन, तो दैट वाज अ प्रेशर फॉर मी, मतलब दैट वाज अ टफ कॉल। और फैमिलीज भी का थोड़ा सा रहता है ना कि बट माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। आई स्टिल रिमेंबर द डेज जहाँ पे मेरे फादर वो न्यूज़पेपर पढ़ के वो पूरा नोट डाउन करते कि ये न्यूज़ है, अच्छा ये याद किया, लाइक माई मदर वॉज कि नहीं तुम सो जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना है अगर मैं सो रहा हूँ तो, एंड इवन लाइक ड्यूरिंग माई स्टडी आवर्स, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए। तो मोटिवेटिंग यही था कि अब सब कुछ, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप लाइक यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो ऐसा डर था। बट फॉर्चुनेटली मेरे लिए एक अच्छी चीज़ क्या थी कि मेरा मैथ्स थोड़ा सा ठीक था, लाइक ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज में थोड़ा सा ठीक था, मुझे इंटरेस्टिंग लगता था क्वांट्स एंड रीजनिंग, तो मेरे लिए वो ईजी कॉल हो गया था कि ये दिस इज़ माई कप ऑफ टी, ये मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ था कि ये दोनों चीज़ तो हो जाएंगी, इंग्लिश में थोड़ा बहुत देख लेंगे। करंट अफेयर्स वॉज अ टफ कॉल फॉर मी, क्योंकि इतनी रीडिंग हैबिट नहीं है मेरी, बहुत कम रीडिंग हैबिट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा था कि इसको कैसे मैनेज करना। सो यू वर वर्किंग एट दैट टाइम? हाँ, तब मैं आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम, तो उस टाइम थोड़ा क्रिस्प आइडिया ले रहा था मैं सारी चीज़ों से। तो आपने मैनेज कैसे किया फिर, पढ़ाई भी, वर्किंग भी, एवरीथिंग? इनिशियली मैम, मतलब मेरे माइंड में ये था कि थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया चाहिए अबाउट दिस बैंकिंग सेक्टर, अबाउट दिस हाउ एग्जैक्टली द एग्जाम इज, क्योंकि अगर एकदम ब्लाइंड फोल्डेड होके चला जाऊंगा तो फिर वहीं पे खेल, मतलब ऑब्वियसली गेम ओवर हो जाएगा मेरा। तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं ले रहा था कि हाँ ये इस तरीके से कर सकती है, इस तरीके से कर सकते, और इवन आई कुड हैव अ क्लैरिटी कि नहीं मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक ब्रीफ आइडिया मैं ले रहा था। फिर जब मुझे लगा कि नहीं नाउ आई कैन डू दिस, नहीं दिस इज माई कप ऑफ टी, दिस इज माई जॉनर, तो फिर मैंने फुल फ्लेज तैयारी कर दी। ओके, सो ये IBPS PO 2023 इज योर सेकंड अटेम्प्ट? यस मैम, इनिशियली 2021 में जो मेंस होता है, 2022 में मेरा 2022 में मेंस हुआ था फॉर 2021 जो नोटिफिकेशन आया था, तो उस टाइम पे दिया था, तो उस टाइम प्रीलिम्स क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट पे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी और बस करना था कि देखना था, तो फिर वो था, फिर 2022 में प्रीलिम्स में एंड 2023 में इंटरव्यू, फिर 2023 में ज्वाइनिंग। सो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वाज जस्ट टू सी कि इफ I can do it or like just to see what all comes in the syllabus. Exactly. ठीक है। So अब मैं preparation के उसमें चलती हूँ। So let's talk about prelims. Prelims comparatively easier than mains होते हैं। आपको time भी ज़्यादा ही मिलता है mains से, right? So and there are subjects also which are 3: reasoning, English and quants, right? First of all, which was your favorite subject out of these? Reasoning. आई थिंक रीजनिंग सबका ही फेवरेट होता है। हाँ, ये ज़्यादा दिमाग, उसमें बस आपको ये करना रहता है कि अगर प्रैक्टिस आ गई है तो वो हिट कर जाता है कि नहीं ये यहाँ पे सेटिंग है। फन आल्सो। हाँ, इतना सॉल्व करने में। राइट। तो रीजनिंग था। तो आपने उसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करा था? जब अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं कि ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट वाज जस्ट ट्राई, राइट, तो अगर हम सेकंड, तो फिर मैंने प्रॉपर अनअकैडमी से टुक द सब्सक्रिप्शन एंड एवरीथिंग कि प्रॉपर्ली पढ़ते कि ऑल्दो लाइक आई वाज वेरी अवेयर ऑफ द टीचर्स, अबाउट द एजुकेटर्स, द क्लासेस, स्पेशल क्लासेस भी देख रखी थी, सब कुछ बहुत फुल फ्लेज अवेयर था मैं। तो फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अब शेड्यूल बनाना है, क्योंकि वर्क शेड्यूल और पढ़ाई का शेड्यूल इज़ वेरी डिफरेंट। आपको फुल कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको सिटिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मैंने प्रीलिम स्टार्ट किया। अब प्रीलिम्स में ये था कि सब कुछ तो कवर कर नहीं सकता हूँ, क्वांट्स में आते तो फिर क्वांट्स में ये था कि क्वांट्स किस तरीके से करना है। क्वांट्स 35 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, इट्स अ टफ कॉल, टफ कॉल। इट इज।
तो फिर मैंने सोचा कैसे करना और क्या क्या अटेम्प्ट करना ये फिगर आउट करते हैं कि इस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम और आपका फिर क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशंस हो गए, मिसिंग नंबर सीरीज हो गए, रॉन्ग सीरीज हो गए। तो मुझे था कि इन पे कमांड करते हैं क्योंकि ये आपका एटलीस्ट 10 नंबर देंगे आपको, एटलीस्ट 10 नंबर। ये आप कॉइन्स की बात कर रहे हैं? फॉर द कॉइन्स। कॉइन्स। तो अगर हम 10 नंबर यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं और अगर मेरी 2 DI भी बन जाती है तो मेरे 20 नंबर तो आ गए। अब मेरे को है कि अब जितना भी आएगा वो मेरे लिए बोनस है, क्योंकि ये था कि मैंने रीजनिंग पे सोच के रखा था कि एटलीस्ट 25 से 30 का एक ब्रैकेट लेके चल रहा था कि ये ब्रैकेट लेके। तो मैंने हर एक चीज़, हर एक सेगमेंट को प्रॉपर्ली वो कर दिया था कि नहीं इसमें इतना स्कोर करना है, इसमें इतना स्कोर करना है, इसमें इतना स्कोर करना है। बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच करा आपने। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर उसी तरीके से फिर मैंने एग्जाम्स में करा भी। तो माई स्कोर इन प्रीलिम्स वाज 75 और 77। ओके। हाँ तो थिंग्स वर्क फॉर मी कि एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस तरीके से काम करो। मतलब मेरा कभी भी ये नहीं कि बस ब्लाइंड फोल्डेड हो किसी भी चीज़ के, बस पीछे की तरह करते रहो। दैट वोंट गिव यू एनी रिजल्ट। आप बस कर रहे हो। तो मैंने हर एक चीज़ स्ट्रैटेजाइज करी और कहीं ना कहीं ये मुझे एडुकेटर से वो सारी चीज़ें मिलती रही। अब उसमें मैंने फिल्टर करा कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या मैं कर सकता हूँ, या क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उन चीज़ों पे काम करते हैं रादर दैन कि हर चीज़ मैं कर लूँ। तो फिर उस तरीके से मैंने प्रीलिम्स कर लिया। ओके। सो जैसे मैंने आपसे पूछा कि रीजनिंग की आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो रीजनिंग के बाद जो नेक्स्ट मेरा जो मेजर है दैट इज इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है हम लोग को लगता है ईजी होता है लेकिन इतना ईजी आता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीज़ होती है, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, आपके वोकैब्स अच्छी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए मैं पूछूंगी इसकी प्रिपरेशन, एज यू सेड यू आर नॉट इनटू दैट मच रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? वाज इट वेरी डिफिकल्ट प्रीलिम्स के लिए? अभी मैं पूछ रही हूँ। मैम प्रीलिम्स के लिए इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश तो थोड़ा सा था इनिशियली, क्योंकि थोड़ी सी रीडिंग हैबिट की वजह से। बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने से निमिषा मैम से ही पढ़ रहा था प्रॉपर्ली, तो मैं उनकी क्लासेस प्रॉपर अटेंड करूँ। और वो मैम का था कि मेंस पे इतना फोकस हो गया था ना कि प्रीलिम्स अपने आप बनने लग गया था। एंड मेजॉरिटी मेरा ये था कि आई वॉज वेरी इनटू दिस मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स की मैंने बहुत हैबिट बना ली थी कि एटलीस्ट लाइक आफ्टर 2 or 3 months ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने प्रॉपरली मॉक देना चालू कर दिया। मैंने बोला अब जितना हुआ अब चलो करके देखते हैं क्या क्या आउटपुट क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट है मेरा इस चीज़ का। तो फिर मैंने इंग्लिश के लिए वही करता था, और आप सेक्शन वाइज ही मॉक दे सकते हैं। तो मैं इंग्लिश का मॉक देता था, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया या स्मार्ट किड है या जो भी XYZ मॉक्स आते हैं वो देना चालू करा। अब से 20 क्वेश्चन हैं या 30 क्वेश्चन हैं जो भी हैं, तो मैं स्कोर चेक करता था। और मेरी हैबिट है कि आई एम नॉट हियर टू लूज, मुझे जीतना है एट एनी कॉस्ट। दैट इज अ नाइस एटीट्यूड। हाँ तो वहाँ पे जब मैं देखता था कि इसे लाइक फॉर एन एग्जांपल कोई प्रैक्टिस मॉक दिया 20 क्वेश्चन हैं, तो मैं अपनी रैंक ज़रूर चेक करता था, चाहे मेरे 20 में 20 क्यों ना हो, बट वो टाइमिंग क्या है, मेरी रैंक क्या है, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ और किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मुझे हमेशा था कि कोई भी मॉक दो तो मेक श्योर करो अपनी रैंक देखो, क्या रैंक आ रही है। फिर एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेसी भी किस तरीके से काम करो। अगर मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो क्या 20 सही हो रहा है, या 15 कर रहा हूँ तो कितने सही हो रहे हैं। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैंने करा। तो इससे पहले एक्यूरेसी पे काम करा, जब एक्यूरेसी इंप्रूव होना चालू हो गई फिर मैंने कोशिश करा कि अपनी रैंक इंप्रूव करूँ ताकि और अच्छा हो, सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने हर सेगमेंट को उठाया। जैसे फिर पैराजम्बल्स आते हैं, पैराजम्बल्स के लिए फिर मैंने मेक श्योर करा कि ज़्यादा पैराजम्बल्स को सॉल्व कर पाऊँ, तो फिर वो आगे। तो हर एक सेगमेंट को बहुत स्पेसिफिक करके मैं चूज़ कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि आज सब कर लेना है, नहीं, आज इतना ही करना है। आज के दिन का ये स्केड्यूल है कि आज मुझे इंग्लिश में पैराजम्बल करना है, तो बस पैराजम्बल करना है। आज अगर मॉक देना है तो इससे रिलेटेड मॉक देना है। तो फिर वो तो हर एक चीज़ को बहुत प्रिसाइसली और बहुत सेलेक्टिवली मैं चूज़ कर रहा था और उस तरीके से कर रहा था इंग्लिश में। सो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा टाइम किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लगता है? Is it comprehensive? Is it parajumbles? आपको किस में पर्सनली? पैराजम्बल्स मैम, फॉर मी पैराजम्बल्स वाज अ डिफिकल्ट कॉल। सो उसको कैसे टैकल करा आपने? फिर मॉक टेस्ट में ही आपने इसको स्ट्रैटेजाइज करते हुए करा? मैम इनिशियली तो मैंने ना कुछ पैराजम्बल्स की वीडियोस है जो अनअकैडमी पे आई बिलीव फ्री अवेलेबल है, तो मैंने वो पूरी लगाई, अच्छे से लगाई, उसको डेली प्रैक्टिस करा, रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करा प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो जब वो प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब क्वेश्चंस लगाना चालू, ऑब्वियसली नहीं सही हो रहे थे, दिक्कत आ रही थी कि बट वो डेली करते वो क्लिक करने लग गया कि नहीं ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। और एग्जाम्स में मेरे साथ ये हुआ, मुझे दिख रहा था कि नहीं ये सेंटेंस यहीं हो सकता है और कहीं फिट हो ही नहीं रहा। तो वो बस I really believe consistency is the only key to crack any exams
और टू बी विथ एनी ऑफ द एग्जाम्स। राइट। तो कंसिस्टेंट अगर आप हो, कंसिस्टेंटली आप काम करो किसी भी चीज़ के लिए, तो आई वॉज जस्ट कंसिस्टेंट विद द पैरा जंबल्स पार्ट कि नहीं डेली प्रैक्टिस करेंगे, मेक श्योर करना है कि इतना लगाना है तो लगाना है। तो कंसिस्टेंसी मेरे लिए शायद मेरी की बनी। सो आपने जो सबसे टफेस्ट जो चीज़ लगी उसमें आपने ज़्यादा टाइम दे के, हाँ एंड यू वर वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट, एवरी डे प्रैक्टिस, और ऐसे आपने स्केड्यूलिंग भी ऐसे कर रखी थी? हाँ मैम, मतलब मेरे से दिन में नहीं मतलब पढ़ा जाता है मुझे बहुत दिक्कत होती है कि फिर घर पे है, कुछ है, ये काम है, वो काम है, नहीं हो पाता। तो मेरा ये था कि यूजुअली मतलब जो मेरा लर्निंग आवर्स था वो रात का टाइम होता था, जब सब लोग सो रहे हैं, आराम से बैठ रहा और पढ़ाई कर रहा था कि शांति भी मुझे मिल तो जाए। तब तक आपने जॉब भी छोड़ दिया था? हाँ, तो फाइनली जब मैं अच्छा। 2022 में था तो मैं कंप्लीटली फुल फ्लेज तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम पर आराम से रात में अपना पढ़ाई करता, दिन में सोता। सबसे बेस्ट तरीका है कैसी है? यस मैम। ठीक है, सो अब हम जाते हैं क्वांट्स की तरफ। क्वांट्स इज वन ऑफ दो सेगमेंट जो बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। हाउ वाज इट फॉर यू? इवन फॉर मी क्वांट्स वाज अ डिफिकल्ट कॉल मैम, क्योंकि इनिशियली आपको उतने टाइम पे उतना कोई सॉल्व करना है तो आपने कभी करा नहीं होता है। और आप जब एकदम से लाइक आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मेरे लिए तो और था कि पढ़ाई बिल्कुल ही छूट चुकी थी। तो अब फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करना, फिर से उस ऑल्दो मैथ्स वगैरह ठीक था, मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत करता था, इंटरेस्ट आता था मुझे, बट स्टिल इट वाज अ डिफिकल्ट कॉल क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छूट चुकी है। राइट। आप उस फेज में हो ही नहीं अब। तो स्टार्टिंग करी तो स्टार्टिंग में तो डर लग गया कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो कैसे करेंगे इसको। मॉक्स दे रहा हूँ तो मॉक्स में नंबर ही नहीं आ रहे, हार्डली 4 नंबर 5 नंबर आ रहे हैं, तो फिर डर लगने लगा। तो फिर सडनली द फ्रेंड वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस बैंकिंग एग्जाम, तो उसका कुछ रिजल्ट है, मतलब उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करा, उसकी 5th रैंक आई थी। वो मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि नहीं ये कैसे इसका आ सकता है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उस दिन से फिर मैंने सेलेक्टिव अप्रोच करा कि मैंने कुछ वीडियोस देखे कि कौन कौन से सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इनका बाइफरकेशन है, किस तरीके से ये पूरा मार्किंग जो होता है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने देखा कि 5 से 10 नंबर तक आपको ये सब क्वाड्रेटिक नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन से सब दे देंगे, फॉर श्योर दे देंगे। फिर 2 DI फॉर श्योर आनी है, तो 10 नंबर यहाँ से हो गया। तो अगर आपके पास 20 मिनट हैं तो 20 मिनट पे आपका सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक विल हार्डली टेक 7 मिनट्स टू 8 मिनट्स, क्योंकि छोटे छोटे होते प्रीलिम्स में ऐसा तो नहीं होता कि कुछ बहुत बड़ा आपको सॉल्व करना है। 7 to 8 मिनट्स। अब मेरे पास फिर 12 मिनट बच गए। अब 12 मिनट में मैं 2 DI तो लगा ही सकता हूँ, फॉर श्योर लगा सकता हूँ। 10 मिनट एक एक क्वेश्चन पे अगर मैं 1 मिनट भी दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार DI सॉल्व हो गई, मैं 5 मिनट में DI सॉल्व कर लिया, तो बाकी क्वेश्चन पे तो हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड बस मार्क करना है। तो फिर वो हुआ। तो फिर पहले मैंने इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करा, सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये सब कर लिया कि ये मैं श्योर कर लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। राइट। उसके बाद मैं DI पे जंप करा कि नहीं अब DI कर लेते, अब मेरे पास टाइम बचा। अब अगर टाइम फिर बच जाता है मेरे पास तो फिर मैं अर्थमेटिक उठा लूँगा। तो पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन, ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको उठाया, फिर उसके बाद मैंने अपना DI उठाया। जब DI सब कुछ ये सब मेरा कंप्लीट हो चुका मेरी प्रिपरेशन, तब फिर मैंने अर्थमेटिक उठाया कि नहीं नाउ लेट्स गो टू अर्थमेटिक पूरा प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर मैंने अर्थमेटिक का जितने भी चैप्टर्स होते हैं एक्सेप्ट दी प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है मेरे से, और मैं नहीं उठा सकता उसको, मुझे पता है वेस्ट ऑफ टाइम होगा वो मेरे लिए। तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी जितने भी चैप्टर्स थे मैंने प्रॉपरली उनको कंप्लीट करा, प्रॉपरली क्वेश्चंस लगाए, कुछ डेटा जो हमारा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, जो फ्री अवेलेबल रहता है, मैंने वहाँ से वो चीज़ें उठाए, वो कंटेंट लिए। तो प्रॉपरली फुल फ्लेज मैंने अपना अर्थमेटिक कंप्लीट करा, ताकि इन केस कोई अर्थमेटिक का ऐसा पोर्शन जो DI में आ गया तो आई एम एबल टू सॉल्व दैट। राइट। तो वो वहाँ से हो गया। तो फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके मैंने अपना अर्थमेटिक भी कंप्लीट किया। अब कंप्लीट हो चुका है, फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट करा फुल फ्लेज। सो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहे हैं टू क्रैक द प्रीलिम्स? यस मैम, इवन फॉर मेंस मैम। मेंस, राइट। इवन फॉर मेंस, मतलब मॉक टेस्ट आई रियली बिलीव एवरीवन शुड गिव दिस, और बहुत फ्रीक्वेंटली देना चाहिए। वंस यू आर डन विथ योर प्रिपरेशन, वंस यू आर डन विथ योर एवरीथिंग, मॉक टेस्ट इतनी मैंडेटरी है क्योंकि वो आपकी सिटिंग हैबिट बताते हैं आप। और कोई भी मॉक टेस्ट मैम मैंने कभी भी ऐसे नहीं दिया कि बस मुझे देना है, नहीं, मुझे अच्छी रैंक लानी है, मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, वो इंटेंट रखता था कि ये मेरा एग्जाम है, राइट। आई एम गिविंग माई एग्जाम, अब देखते हैं मैं एग्जाम में क्या स्कोर कर रहा हूँ। राइट। तो वो इंटेंट से जब मैं देने लगा तो फिर मेरी हैबिट बन गई थी। तो फिर मेरे लिए उस रियल टाइम एग्जाम में
मुझे तो अच्छा ये तो नॉर्मल चीज़ है, चलो कर लेते हैं। तो वो प्रेशर रिलीज करने का मेरे लिए काम करा, ये इतना दे चुका था कि अब थक गया था कि ठीक है अभी तो देना है, कोई नहीं दे देंगे ये भी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्प करी। सो क्वांट्स में आपके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या था, डीआई या फिर अर्थमेटिक या फिर एनीथिंग? अर्थमेटिक में कुछ पोर्शंस थे जहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। डीआई प्रैक्टिस पे धीरे धीरे करके इजी। प्रीलिम्स आपको ऑब्वियसली अगर कोई भी IBPS PO इफ यू आर टॉकिंग अबाउट IBPS PO, तो उन लोगों ने 60 मिनट दिए और 100 क्वेश्चन से, तो उनको भी पता है कि अगर वो डिफिकल्ट दे रहे हैं तो नहीं हो हर पाएगा, बंदा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। सकता। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Right. हार्डली 25-30 सेकंड्स फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन, तो बहुत है। तो वहाँ पे बहुत सेलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करना है, और रादर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है। तो ये आपको जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट आल्सो यू हैव टू थिंक इट दैट वे हाँ, कि आपको क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए व्हेन द प्रीलिम्स विल बी हैपनिंग। एग्जैक्टली मैम। तो वो चीज़ें मैंने बहुत फिल्टर आउट कर ली थी कि नहीं मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। अगर मुझे नहीं आ रहा तो चलो कोई नहीं, स्किप करो, आगे बढ़ो। आई बिलीव जब मैं अपना प्रीलिम्स दे रहा था तो कुछ न्यूसिंग नंबर सीरीज है किसी का था, नहीं बन रहा था, मैंने हार्डली 10-15 सेकंड दिए, मैंने नहीं बनेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, जो बन रहा है टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा उससे। टाइम वेस्ट है, 20 मिनट ही है हमारे पास, 35 क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी अगर हम किसी भी क्वेश्चन पे स्टक हो गए, क्योंकि एक मोमेंटम होता है, अगर वो मोमेंटम ब्रेक हुआ उस टाइम पे तो आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस किया रहो, वो प्रेशर ना सब खराब कर देता है एंड पैनिक भी हो जाता है एकदम से। एग्जैक्टली। राइट। अच्छा, सो क्वांट्स में मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है, जैसे अर्थमेटिक और डीआई बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है, मतलब इवन आपके लिए भी, जैसे आपने बोला कि डिफिकल्ट था। और क्या होता है, उसको टैकल करने के लिए लोग अपने स्केड्यूल में, स्टडी स्केड्यूल में सबसे ज़्यादा टाइम भी उसको देते हैं, और कभी कभार उसकी वजह से जो सिंपल चीज़ें होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। सो दैट हैपेंड विथ यू ऑल्सो? इनिशियली यस मैम, इनिशियली फॉर श्योर यस, क्योंकि तब क्लैरिटी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरे को था कि नहीं डीआई करना है, ये करना है, कि मेजॉरिटी क्वेश्चन जिससे आ रहे हैं अर्थमेटिक से आ रहे हैं, कि अर्थमेटिक में 12-15 क्वेश्चन तो आने ही आने, तो मुझे था कि नहीं इनको मेजर करते। बट जब थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि नहीं ये करने से बेटर है कि मैं उन 10 नंबर पे काम कर लूँ जो मेरे श्योर शॉट हो सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपको वो नहीं देते बड़े क्वेश्चंस, बहुत नॉर्मल बेसिक्स होते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा वो हो गया, प्रैक्टिस हो गई है, तो आप बहुत अच्छे से उनको कर सकते हो। करेक्ट। तो मैंने वही करा, मैंने मेक श्योर करा कि नहीं ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट है, फॉर अभी ऑब्वियसली देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स, अब तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मेक श्योर करना है कि हमें फिल्टर आउट करना है। फिल्ट्रेशन कितना होगा, अगर डीआई अर्थमेटिक से बेटर है वो 10 नंबर स्कोर कर लो, कि वो 10 नंबर मेरे श्योर शॉट हो सकते हैं, उसको कोई नहीं कहीं ले जा सकता है। उसके बाद अगर हम डीआई पे जंप करें, और डीआई भी मैम बहुत नॉर्मल आती है, मतलब आपको ऐसे ग्राफ बेस्ड आ गई, या पाई चार्ट आ गया, या अलग है जैसे टैबुलर फॉर्म्स आ गए, टेबल्स वगैरह आ गए, तो कुछ ऐसा सच नहीं रहता। अगर 3 डीआई है तो 2 डीआई ईजी आएंगे, वो बस पिक करना है कि मैंने पिक कर लिया। और उसके जब 20 नंबर स्कोर हो जाता है, अपने आप वो एस्पिरेंट इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब जहाँ अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन लगने थे वहाँ 5 से 6 बनेंगे, तो आ गया स्कोर। अगर आप 25 से 26, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टॉप करने से बेटर है प्रीलिम्स इज फॉर लाइक आपको क्लियर करना है, मेंस में आप जितना अच्छा स्कोर करते हो वो आपका ऐड होता है, तो आपको बस क्लियर करना है। तो एक थॉट हो कि हाँ मुझे क्लियर करना है। ऐसे आप कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एस्पिरेंट कि मुझे प्रीलिम्स में उस वो माइंडसेट भी नहीं था, मुझे था नहीं कि उसमें क्रैक करना है, मेंस में अच्छा स्कोर करना है। तो प्रीलिम्स को मैंने उसी तरह से स्ट्रैटेजाइज भी करा था कि 25 से 30 नंबर लेके चलते, या 20 से 25 क्वांट्स में लेके चलते, इतना आ जाता है तो बाकी रीजनिंग एंड इंग्लिश विल कंपनसेट, तो वहाँ से फिर मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। सो आपने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कुछ करा था? मॉक पेपर्स ओनली, कोई शॉर्टकट्स कुछ नहीं? कुछ नहीं कोई इसका कोई शॉर्टकट ही नहीं है। या क्योंकि क्वांट्स में बहुत सारे लोग थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन या एनी काइंड ऑफ फॉर्मूलाज लगाने के लिए वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्टकट लगा लेते हैं। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा? मैम कुछ सिखाया भी नहीं ऐसे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं कि अच्छा मैंने तो ऐसे करा, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। नहीं मैम, मैंने कोई शॉर्टकट तो नहीं करा, एज सच कुछ भी नहीं, बट ये था कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पीडीएफ डाउनलोड किए फॉर सिंप्लीफिकेशन, 100 क्वेश्चंस हैं उसमें, तो मैं टाइमर लगा दिया कि 100 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में करना है। तो वो मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि सच में जेन्युइनली अगर आप प्रीलिम्स, मैं आई विल टेल यू, अगर आप प्रीलिम्स देने बैठते ना अब बाद में कभी पेपर निकाल के, तो आपको लगेगा ये कितना सिंपल है, क्यों लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको क्लियर।
वो बस टाइम मैनेजमेंट का गेम है. Right. इट्स टोटली अबाउट टाइम मैनेज. आप किस तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हो. तो मैंने वो उसको हैबिट बना ली कि वो प्रेशर मुझे डेली फील हो कि नहीं करना है, इतने टाइम में करना है. तो जब डेली कंसिस्टेंट रहा, डेली 60 मिनट में करना है, तो कंसिस्टेंट, तो बस वो मुझे हेल्प कर गया फाइनली. तो आपने मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट करा था? प्रीलिम से पहले कितने टाइम पहले आपने स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट देना? मैम लाइक आफ्टर 3 months or like 4 months मैक्सिमम. अच्छा, बिफोर 3 months 4 months आपने नहीं स्टार्ट ऐसे करा लाइक था? आई स्टार्टेड माय दिस होल एग्जाम प्रिपरेशन, Okay. जहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा सा सब कुछ ब्रीफ आइडिया लिया, थोड़ा बहुत कवर कर लिया कि नहीं ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कि ऐसे सिंप्लीफिकेशन कर लिया, डीआई कर लिया, अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया, पजल्स लगाना समझ गया, किस तरीके से पजल्स को टाइम मैनेज करना आ गया. इंग्लिश में भी क्लासेस कर करके प्रॉपरली अब उस पर भी कमांड आना चालू हो चुका है. नाउ लाइक अराउंड 3 months जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है. नाउ आई बिलीव कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं नाउ आई कैन स्टार्ट माई दिस मॉक एग्जाम्स. तो फिर वहाँ से मैंने प्रॉपरली देना चालू कर दिया. और बीच बीच में कभी कभी जब ऐसा लगे तो सेक्शन वाइज दे देता था कि चलो सेक्शन वाइज दे दे, तो वो स्टार्टिंग से ही हैबिट बन गई थी. सो लोग ये भी करते हैं कि मॉक टेस्ट देने के साथ साथ है ना, वो एक्चुअल जो पढ़ाई होती है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मॉक टेस्ट इतना कर लेता हूँ, आई थिंक एग्जाम में मैं इसे कर लूँगा, मॉक टेस्ट के थ्रू ही मैं क्रैक कर लूँगा. So, आपके साथ भी ऐसा कोई मूवमेंट हुआ था? हाँ मैम, मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मॉक एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, बट इनिशियली एवरीवन शुड कवर लाइक दी होल सिलेबस, जो प्रॉपर सिलेबस है आपका. अगर डायरेक्टली आप मॉक पेपर्स पे जंप करोगे तो दैट विल लीड यू इनटू अ डीमोटिवेशन फेज. राइट. वहाँ पे आप डीमोटिवेट हो जाएंगे. ऑब्वियसली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक स्कोर इन दी मॉक एग्जाम्स. एंड जब वहाँ पे आप देखोगे कि और एस्पिरेंट्स हैं और बच्चे हैं जो रैंक 1 आ रहे हैं, उनका स्कोर इतना अच्छा है एंड XYZ, तो वो सारी चीज़ें रहती है. तो मैंने ये गलती थोड़ी सी करी थी, बट मुझे बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई. तो मैंने पहले मेक श्योर करा कि नहीं, लेट्स कंप्लीट दिस सिलेबस, लेट्स मेक श्योर कि मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ, एंड उसके बाद आप जंप करते हैं मॉक एग्जाम से, ताकि अगर अब अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आई कुड फिगर आउट कि यार इतना करने के बाद भी क्यों नहीं आ रहे मार्क्स. तो एनालाइजेशन पार्ट जो होता है वो मेरे लिए फिर आसान हो जाएगा. ठीक है. सो आपने एनालाइजेशन पार्ट भी बोला. सो प्रीलिम्स के लिए भी आपने जब मॉक टेस्ट दिए थे तो एनालाइज बहुत किया था उसको कि क्यों गलत है, क्या है, मैंने इतने टाइम में मैंने कितना करा है, क्वांट से मैंने कितने छोड़े हैं, रीजनिंग में मैंने इतना क्यों टाइम लगा दिया, ऐसे एनालाइज करते थे आप मॉक टेस्ट पेपर्स? हाँ, यस मैम, मॉक पेपर सॉरी प्रॉपर्ली करता था मैं मॉक. एंड दैट हेल्प यू आउट आल्सो? यस मैम, एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि अगर आप केवल देते जाएंगे तो दैट वोंट हेल्प यू. आपको पता ही नहीं रहेगा कि फेलियर्स क्या हैं, आपके मिस्टेक्स क्या हैं, आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं. अगर आपको आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपने वीकनेसेस पता करना है. स्ट्रेंथ्स तो आप ऑलरेडी आप अवेयर हो, अगर आप वीकनेसेस से अवेयर ही नहीं हो तो आप सही क्या करोगे, आप स्कोर कैसे करोगे. राइट. ठीक है. सो अब हम चलते हैं एग्जाम्स की तरफ, प्रीलिम्स के. सो जब आप एग्जाम हॉल में थे, थोड़ा सा पैनिक मोड था? हाँ मैम, ऑब्वियसली. अब तक कि अगर ये साल नहीं निकला तो अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, नेक्स्ट ईयर क्या प्रिपरेशन करेंगे, या फिर से एकदम फ्यूचर फ्लैश होने लग जाता है. पूरा फ्यूचर फ्लैश हो गया था मेरे सामने. उससे मैं बहुत डर गया था. और थोड़ा प्रेशर तो ऑब्वियसली फैमिली साइड से भी आ ही जाता है, जब आप एकदम से जॉब कर रहे हो, अर्निंग प्रोफेशनल हो, एंड फिर एकदम से वो सारी चीज़ें करना तो डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था. बट as soon as I started my exam got started, I was very relaxed कि नहीं ये सब करा हुआ मेरा, नहीं मैं कर सकता हूँ, इट्स वेरी सिंपल. तो फिर वो एक क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्स, अगर पहला क्वेश्चन आपका बन गया और इंस्टेंटली बन गया, मैम पूरा पेपर बनता है. तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाता है, बूस्ट अप कर जाता है. अब तो ठीक है, नाउ यू आर इन द फ्लो, नाउ यू कैन डू ऑल द पेपर. यस. चलो बढ़िया. तो एग्जाम के टाइम पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई थी, एनीथिंग दैट occurred while solving the टेक्निकल इश्यूज में, एनी टेक्निकल इशू, और ऑल्सो कि जैसे आसपास के बच्चे भी कभी कभी पैनिक हो जाते हैं, फिर हमें भी ये दिख गया, ओह शिट ये क्या हो गया, ऐसे कुछ? नहीं मैम, मतलब मेरे बगल में एक था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बाद में मिले भी थे, तो उसके साथ हुआ था, उसका सिस्टम क्रैश कर गया था या शट डाउन कर गया था, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ. एंड उसको फिर दूसरे सिस्टम पे ले गया, दूसरे सिस्टम पे फिर उसके वही प्रॉब्लम हुई. तो उसको देख के मैं नर्वस हो गया कि कितना बुरा फील हो रहा है. ऑब्वियसली वो फ्लो टूट रहा है, फिर से एग्जाम देना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, फिर दूसरे सिस्टम पे. बट स्टिल वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दैट गाय वाज हिज पेशेंस. ही वाज सो डैम पेशेंट. उसने मतलब वो पैनिक नहीं हो रहा था, नहीं ठीक है सर ये हो रहा है, आप मुझे ये सिस्टम दे दीजिए. तो वो चीज़ मुझे कि थोड़ा सा मोटिवेटिंग था मेरे लिए, सॉरी. बट
फिर वो चीज़ इवेंचुअली मुझे एग्जाम में हेल्प करती है। ऑब्वियसली आपका ध्यान एक बार के लिए चला जाता है, आप देख लेते हो कि क्या हो गया यार, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। एंड उस टाइम बुरा लगता ही है कि सब एग्जाम दे रहे हैं, उस टाइम तो सब दोस्त हो जाते हैं कि अच्छा एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे हो तो सब आपके दोस्त बन गए कि अच्छा तुमने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वो चीज़ें तो थोड़ा बहुत था। बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ, सब कुछ अच्छे फ्लो में हुआ। चलो दैट इज गुड। तो अब एग्जाम्स में क्वांट्स की अगर हम तरफ जाएं तो क्वांट्स में कोई ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप स्टक हुए थे कि फिर आपको ऐसा लगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और उसके बाद आपको फिर वो छोड़ना पड़ा जब आपको पता हो कि ये मैं कर सकता था। नंबर सीरीज मैम, आई स्टिल रिमेंबर दैट नंबर सीरीज। और लगातार 2-3 नंबर सीरीज नहीं बने थे मेरे से लगातार, और मैं एकदम उस टाइम पे वो था, बट मैं स्विच कर रहा था। बट वो जब थर्ड क्वेश्चन नहीं बना ना, तो ऑब्वियसली आप कितना भी हो, आप थोड़ा तो पैनिक कर ही जाओगे। तो उस पर थोड़ा सा जैसे मैंने 10-12 सेकंड एक पे दिए, फिर 5-7 सेकंड एक पे दिए, फिर उस पर 30-35 सेकंड हो चुके हैं। तो मैं हो गया शिट, ये क्या हो रहा है, अब क्या करूं, मतलब क्यों नहीं बन रहा है, अब सब तो बनाया था। बट फिर जैसे ही स्विच किया, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, डीआई थी, ये तो बहुत सिंपल डीआई है, वो बन गई, तुरंत बन गई। फिर फ्लो आ गया, और जैसे ही वो फ्लो आया तो फिर मैंने मेक श्योर करा कि ठीक है चलो अब बन जाएगा पेपर। तो एनी टिप्स फॉर द एस्पिरेंट्स जो ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं एंड दे एक्चुअली पैनिक, और उसमें पैनिक में आगे नहीं कर पाते, तो कुछ एनी टिप फॉर देम? मैम आई वुड हाईली सजेस्ट देम कि आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि रादर देन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। अगर आपने वो सीख लिया, प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है कि इससे नहीं बने कि प्रीलिम्स में 35 में से 20 क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, बहुत ईजी, फिर मॉडरेट आते हैं, और फिर से थोड़े ज़्यादा मॉडरेट आते हैं, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो केवल आप नहीं हो रहे हो, सब हो रहे, सब हो रहे। अब उसी में कौन सा ऐसा एस्पिरेंट है जिसने उस पैनिक को हैंडल करके वो आगे क्वेश्चन पे स्विच कर गया, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। राइट। क्योंकि आप जितने भी लोग प्रिपरेशन, हो सकता है किसी के 25 आ रहे हैं, आपके 22 आएंगे, किसी के 23 आ रहे हैं, किसी के 24 आएंगे, ऐसा तो नहीं कि सबके इक्वल आएंगे। बट एक ऑब्वियसली अगर हम एवरेज देखेंगे तो सब आसपास ही रहते हैं। अगर सिर्फ अभी क्वांट्स का पेपर इस बार मेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो सब आसपास स्कोर था। तो ऑब्वियसली एवरी एस्पिरेंट इज ऑन द सेम पेज जहाँ पे आप हो। बस आपको उसी चीज़ से मेक श्योर करना है कि जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये स्टक हो रहे हैं क्वेश्चंस, तुरंत छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। Right. जैसे ही वो होगा आपके आप अपने क्वेश्चंस देना चालू हो जाएंगे। राइट। सो वंस द प्रीलिम्स वर ओवर एंड आप एग्जाम हॉल के बाहर आओगे तो कैसा रिलीफ फील हुआ था, ओह नाउ इट इज डन? और फिर आपको ऐसा कुछ फील हुआ था कि नहीं ये तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा था आपका कॉन्फिडेंस है ऐसे? हाँ मैम, मतलब मैं जब एग्जाम देकर आया था ना तो मैं आई वाज वेरी श्योर कि प्रीलिम्स तो क्लियर होना ही होना है। इसको तो एक रिलीफ तो वहीं पे आ गया। हाँ ठीक है, सब बट सही फिर उस टाइम पे अनश्योर भी हो गया था मैम, आई टेल यू। हुआ गया कि जैसे जो बगल में लोग बैठे थे उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने इतना क्वेश्चंस किया, इतना क्वेश्चन किया, मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस कर दिए लग रहा है मेरा कुछ तो गलत हुआ है। फिर मैं एकदम पैनिक हूँ, क्या हो गया, ज़्यादा क्वेश्चंस कर दिए, मुझे पक्का मैं गलत मार कर गया, मैंने जल्दी सॉल्व करने में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर गया हूँ। राइट। बट फाइनली जब स्कोर आया तो जितने अटेम्प्ट करे तो उतने स्कोर आया था, 75-77 स्कोर थे और अराउंड 80 अराउंड स्कोर मतलब मैंने अटेम्प्ट करे थे। तो मेरे को नहीं जितना करा था सब सही करा था। लेकिन एक पैनिक तो आ ही गया था। उस टाइम तो पैनिक, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने क्यों अटेम्प्ट कर लिए? हाँ उस टाइम आ गया था। कैसे कर लिए मैंने? हो जाता है। उस टाइम पे था ही नहीं, इतना कुछ नहीं था, इतना तो तेज नहीं हूँ इतना तेज होता तो बात ही अलग होती। तो फिर लगा नहीं चलो ठीक है, नाउ लेट्स वेट फॉर द टाइम। बस टाइम का वेट करा। तो कोई ऐसा था साथी में जो मतलब कुछ ज़्यादा ही बूस्टअप, नहीं मेरा तो क्लियर हो जाएगा, मेरा तो क्लियर, उसको देख के तो वैसा लगा कि नहीं शायद मेरा नहीं हो पाएगा, पता नहीं, ऐसा कुछ? मैम उस टाइम पे सारे एस्पिरेंट्स बहुत नर्वस होते हैं, चाहे कितने भी, चाहे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, किसी का सेकंड होता है, किसी का थर्ड होता है, सबके अलग अलग फेजेस हैं। राइट। तो लाइक एवरीवन, चाहे जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो वो भी उतना ही प्रेशर फील कर रहा होता है कि क्या पता मेरी इस साल जॉब लगेगी नहीं लगेगी। और ऑब्वियसली लाइक मूविंग इनटू दिस गवर्नमेंट इंडस्ट्री इज अ बिग कॉल, क्योंकि यहाँ पे आई बिलीव पिछले साल 11-12 लाख बच्चे दिए थे एग्जाम, उसमें से अराउंड 6-7 हज़ार बच्चों का हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा फिगर है, आपको उन 6-7 हज़ार में आना इज इटसेल्फ अ टफ कॉल। तो हर एक एस्पिरेंट वो अंदर ही अंदर अपने आप से बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि क्या मैं हूँ, फिर खुद को बोलते नहीं अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ा कॉल होता है मैम कि आप जैसे एग्जाम निकलो सबसे पहले आएगा पेरेंट्स का कॉल
अब बताओ उनको कि क्या हुआ है। अब उनको अच्छा बताओ तो भी डर लगता है कि क्या पता रिजल्ट क्या आ जाए। I think this is a personal experience also. Yes, You ma'am. also Yes, got a हाँ. call from your parents. हाँ, I got a call from my father and he asked me कैसा पेपर। मैंने पापा बढ़िया पेपर हुआ, अच्छा पेपर हुआ, निकल जाएगा। अब इस सवाल का आंसर मेरे पास नहीं था, आई वाज स्पीचलेस। तो मैंने बोला पापा देखते हैं, लेट्स वेट फॉर द टाइम, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैंने ये बोला जो भी होगा अच्छा ही होगा मेरे लिए। पापा ने चलो ठीक है। फिर मेरे पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। मैंने चलो कि लाइक लिटरली माई फैमिली सपोर्टेड मी अलॉट फॉर दिस फेज। Right. कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जहाँ पे वो भी ऑब्वियसली वो एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है, पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एक जनरेशन गैप भी है हमारा। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी होगा अच्छा होगा, तो वो कुछ नहीं, ठीक है आओ आराम से आओ, पढ़ाई करो, आराम से आज रेस्ट करो। अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है या कुछ और करना है, एक अपना टाइम चाहिए तो Take a कर deep लो। break. हाँ, तो फिर उसके बाद अपना स्टार्ट कर लो फिर। ठीक है। सो अब मैं मेंस की तरफ आती हूँ। तो मेंस का अपनी प्रिपरेशन आई एम होपिंग शायद प्रीलिम्स के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे स्टार्ट फॉर मेंस फ्रॉम देयर प्रीलिम्स ओनली। सो जब आप मेंस की तैयारी एक्चुअल स्टार्ट कर रहे थे, वंस यू हैव गिवन योर प्रीलिम्स, तो आपने क्या गोल सेट कर रखा था अपने लिए कि मुझे ऐसे करना है इसको, या फिर इतने मार्क्स लेके आने हैं, या व्हाट वाज योर गोल एट दैट टाइम? मैम तो इसमें आई गो विद सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आई स्टार्ट विद इंग्लिश, तो मैं पहली चीज़ तो ये था कि ड्यूरिंग माई लाइक प्रीलिम्स ओनली, जब मेरे प्रीलिम्स में स्कोर्स आने लग गए थे मॉक पेपर्स में, तो फिर आई स्टार्टेड गिविंग दिस मेरा प्रॉपरली मेंस देना चालू करी था। और मैंने एक हैबिट बना ली थी, मुझे पता था कौन जिस तरीके की DI आती है शायद हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊँ। तो अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना था कि अगर यहाँ स्कोर नहीं आता तो किस में स्कोर करे, क्योंकि इंग्लिश में भी सबका एवरेज स्कोर रहेगा, रीजनिंग में भी सबका एवरेज स्कोर रहेगा, मोर और लेस सब उतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे। कॉन्ट्स में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो स्कोर लेके चले जाएंगे। और या तो फिर आप करंट अफेयर्स में, तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि नहीं आप करंट अफेयर्स पे कमांड करते। तो फिर कपिल सर को मैंने प्रॉपरली फुल फ्लेज फॉलो चालू कर दिया। और काफ़ी एडुकेटर्स बोलते हैं कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स आर दी मोस्ट स्कोरिंग आपके जो पेपर्स होते हैं, और इट्स एक्चुअली ट्रू। अगर आपने आई टेल यू माई मार्क्स में, मेरे कौन 6.75 थे और मेरे ओवरऑल 89.70 वॉज दी कट ऑफ, 70-71 इस साल का, एंड मेरे 89 नंबर थे। तो मैंने अपना इंग्लिश और करंट अफेयर्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, और मोस्टली मेरा करंट अफेयर्स कपिल सर के, कपिल सर को तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी करंट अफेयर्स में। तो मैंने इस तरीके से करंट अफेयर्स कर लिए कि मुझे होता था कि नहीं करंट अफेयर्स तो हो गया, ये हो गया, प्रीलिम्स ये क्लियर कर लेंगे, और फिर उसके बाद तो मैंने एक स्ट्रैटेजाइज कर लिया। अब ये चीज़ जब हो गई तो अब ये करना था कि प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश में मैम एक तो रीडिंग हैबिट नहीं, ऊपर से वो कॉम्प्रिहेंशंस वो उस तरीके के थे कि मतलब आपको तो 2 मिनट लगे रियलाइज होने में कि बोल क्या रहे हैं ये। तो फिर उसके हैबिट, तो फिर उसके लिए निमिषा मैम को फुल फ्लेज फॉलो करा, एंड उनका जेन्युइनली कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड आई बिलीव इज द बेस्ट एजुकेटर एट अनअकैडमी फॉर इंग्लिश। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इंग्लिश को मैंने प्रॉपर्ली इनको फॉलो करा, एंड मुझे उनको फॉलो करने के बाद शायद मुझे किसी चीज़ की हेल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने कोई अदर रिसोर्स के लिए भी नहीं करा? कुछ सिर्फ और सिर्फ निमिषा मैम की क्लासेस को अटेंड करा और उनकी गाइडेंस में आपने पूरा करा? पूरा प्रॉपर्ली उनकी गाइडेंस, मतलब कोई न्यूज़पेपर नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत इंग्लिश आती थी, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल था, तो थोड़ी चीज़ें वोकैबुलरी ठीक थी, ऑब्वियसली आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न, बट थोड़ी बहुत ठीक थी मेरी। तो जब वो सारी चीज़ें हुई तो निमिषा मैम का पूरा वो आ गया, मैंने वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जैसे इंग्लिश कंप्लीट हो गया मुझे लगा कि नहीं ठीक है, नाउ फिर सेक्शन वाइज मॉक देते हैं, नाउ लेट्स सी क्या, तो धीरे धीरे करने लग गया। और मुझे इतना कोई स्कोर नहीं करना था, मैं 31.25 आया था। आई स्टिल रिमेंबर माय मार्क्स इन दिस इंग्लिश वाला पार्ट जो मेरा मेंस था इसमें। अच्छा, वन थिंग, मॉक टेस्ट आल्सो यू स्टार्टेड टू गिव ऑफ मेंस इन प्रीलिम्स ओनली? हाँ, यस मैम। मतलब प्रीलिम्स के टाइम पे जैसे ही मेरा प्रीलिम्स का थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया, अच्छे मार्क्स आने लगे, आई वेंट टू फॉर दिस मेंस मॉक्स। और हफ्ते में सैटरडे वाज द डे जहाँ पे मैं पूरा वीकली करंट अफेयर्स रिवाइज करता था प्रॉपर्ली। उस दिन कुछ भी नहीं, उस दिन प्रॉपर 1 वीक का रिविजन मॉक्स देता था। जैसे अलग अलग मॉक पेपर्स आते हैं जहाँ पे आप दे सकते हो हफ्ते भर का, वो देता था। वो मतलब फॉर 5 days फॉर दिस इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे। सैटरडे को प्रॉपर रिविजन करंट अफेयर्स का, एंड संडे वाज फॉर द मेंस। सो दिस वाज योर शेड्यूल फॉर द मेंस? हाँ, मेंस।
और ये आई वोंट से दिस कि ये मेंस के लिए, ये प्रीलिम्स के बाद ही मतलब थोड़ा सा स्कोर जब आना चालू हुआ ना, मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया रूटीन में, ताकि 3 घंटे बैठ के उस स्क्रीन के सामने बैठे रहना और सॉल्व करते रहना। तुरंत इंग्लिश खत्म हुआ, फिर तुरंत कॉन्ट्स है, तुरंत रीजनिंग है, तुरंत करंट अफेयर्स है, फिर तुरंत अब सब कुछ खत्म हो जाए तो अब बैठ के टाइप करो, और वो कीबोर्ड्स मैम मतलब वो तो डेडली एक्सपीरियंस होता है। तो फिर वो सारी चीज़ों का मैंने मेक श्योर करा कि इतना हैबिचुअल हो जाओ। तो मैंने प्रीलिम्स के बाद थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया, तो वो मेरे लिए हेल्प करा। फिर इंग्लिश के लिए मैंने ऐसे स्पेसिफिकली निमिषा मैम को कर लिया, तो वो मेरा अब कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। क्वांट्स में मैंने फिगर आउट कर लिया कि डीआई नहीं बनने वाली दोस्त। सो यहाँ पे टाइम का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट होते हैं कि नहीं पता था कि उतने टाइम में आप इतना अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो दैट आल्सो बिकम्स अ फैक्टर। यस मैम, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको तो फिर मतलब मेरा प्रॉपरली मैं ना हर चीज़ को बहुत स्ट्रैटेजिकली लेके चलता हूँ, मतलब इवन फॉर माई करियर और फिर चीज़ों को लेके थोड़ा स्ट्रैटेजाइज हो जाता हूँ कि कैसे करना है। जब मुझे दिख गया, और ये एडुकेटर्स का भी है, वो इन चीज़ों में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है एडुकेटर्स का, कि वो सजेस्ट करते कि ये डीआई बनेगी नहीं बनेगी, या कौन सी डीआई छोड़नी है, कैसे डीआई को अटेम्प्ट करना है। आप डीआई प्रैक्टिस करो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हैबिट आ जाएगा, आप बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि जो उनके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो अब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए भी इट्स नॉट सिंपल 1 मार्क्स के लिए भी आपको रोना है, बट हाँ सिंपल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैंने फिगर आउट करा कि नहीं, अगर डीआई में प्रैक्टिस करता था, ऐसा नहीं मैंने प्रैक्टिस नहीं की, प्रॉपर प्रैक्टिस करी, बट स्टिल मैंने मेक श्योर करा कि ठीक है, मुझे इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, मुझे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, मुझे रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, और मुझे करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना है। क्वांट्स में अगर मेरे 10 से 11 नंबर भी रहते, और मैम ट्रस्ट मी 10 नंबर बहुत अच्छे नंबर थे क्वांट्स में, बहुत अच्छे। तो अगर मेरे इतने भी आते हैं तो आई एम सैटिस्फाइड, मैं बाकी में खींच के कवर कर लूँगा। तो फिर मैंने उसी तरीके से करा, मैंने 1 लाइनर्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, इक्वेशंस आ गए हैं या अलजेब्रिक इक्वेशंस आ गए, सारी चीज़ों को मैंने सॉल्व करना चालू करा कि इन पे कमांड कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा आप समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें, क्योंकि डे बाई डे हर साल पैटर्न चेंज होते रहता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा। तो मैंने उस तरीके से करा। तो जब मेरा एक्चुअल मेंस का एग्जाम था, मुझसे कुछ नहीं बन रहा था मैं 2 मिनट के लिए कुछ बन जाए। तो फिर अब क्या कर दिया, इस बार मेंस में क्या किया था कि 2 बाइफर्केशन करते थे। पहले मिक्स आते थे 2 और 1 नंबर के क्वेश्चन, अब 2 नंबर का एक अलग सेक्शन था और 1 नंबर का एक अलग सेक्शन था। तो फिर मैं तुरंत 1 नंबर पर जंप किया, तो उसमें 4 क्वेश्चन मेरे बन गए। मैंने ठीक है 4 नंबर हो गए मेरे। फिर मैंने बोला अब क्या करें, तो मैंने टोटल 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, एग्जैक्ट 9। फिर 2 नंबर का करते 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 हिट कर गया एक क्वेश्चन कि नहीं ये बन रहा है, फिर वो बन गया। तो फिर उस तरीके से मैंने कर दिया इसको भी। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस, सिटिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है, और मेक श्योर करना जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा रहे हो कौन में, मैक्स टू मैक्स आपको डेली 2 DI, कम से कम 1 DI फॉर श्योर मीन्स का लगाना ही चाहिए। तो वो आपको प्रीलिम्स में भी इवेंचुअली हेल्प कर देगा। जब आप इतने बड़े क्वेश्चंस लगा रहे हो और एकदम से इतना छोटा सा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको होता ना कि तो बन ही जाएगा, माइंडसेट आपका चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से फिर मैंने क्वांट्स को कंप्लीट कर लिया अपने। जब क्वांट्स हो गया फिर मैं रीजनिंग मुझे तो रीजनिंग इज लव मैम, इज लव। और अंकुश लांबा सर ने तो उसको सच में लव बना ही दिया मेरे लिए। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और फिर प्रीलिम से क्वेश्चन तो लगाने का मन ही नहीं करता था, नहीं मेंस लगाते यार, मेंस के पजल लगाते हैं, वो मज़ा आ रहा है, उसमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो फिर वो इतना हैबिट हो गया, इतना अच्छा लगने लग गया कि फिर वो मेरे लिए कप ऑफ टी बन गया। नहीं इंटरेस्ट आ गया, मजा आ रहा है करने में। तो एग्जाम के टाइम में भी यू फेल्ट इट्स अ कप ऑफ टी? हाँ लाइक इट्स सो इजी दैट। हाँ एग्जाम के टाइम पे भी मैं बहुत रिलैक्स था। जहाँ रीजनिंग आया मैं रिलैक्स्ड, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो आपका वहाँ पे टाइमिंग वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा हो गया होगा ना? हाँ कि मतलब आपने जो आपको टाइमिंग दिया होगा उसके अंदर ही आपने कर लिया होगा। एंड आई थिंक यू माइट हैव अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। एग्जैक्टली। स्टक हुआ था, मतलब एक 2 नंबर का एक पजल था, तो उसमें कुछ कलर्स थे, फिर सेटिंग अरेंजमेंट था, फिर इसको फिर से चेंज करना था, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन था। मतलब उसमें 3 चीज़ें करनी थी क्वेश्चन पे। तो इनिशियली मैंने पढ़ा तो मुझे लगा नहीं यार बन जाएगा, बट बनना चालू करा तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा। अराउंड 10 मिनट वेस्ट हो चुके थे, 10-12 मिनट वेस्ट हो चुके थे मेरे। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो गया कि यार ये कैसे हो गया, बट फिर तुरंत मैंने स्विच किया। मैंने कोई नहीं, 12 ही मिनट तो वेस्ट हुए ना, बाकी तो मेरे पास टाइम है अभी,
तो फिर मैंने जैसे ही 1 नंबर स्विच किया फिर बनना वो चालू हो गया, तो फिर मैं तुरंत सब बन गया। फिर शायद 2 नंबर भी फिर मेरे को थोड़ा बहुत हिट किया, तो मैंने 1-2 ऐसे ही लाइक चलो ठीक है यार 1-2 तो तुक्का ले ही लेते, इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। ये एटीट्यूड बहुत सही है कि अगर थोड़ा सा रिस्क लेने का हाँ। अगर मौका मिले तो ले लेना चाहिए। हाँ, यस। तो मैं साथ में ना एग्जाम्स का भी पूछूंगी आपसे। तो आपने बोला कि आप स्टक भी हुए थे, यही वो स्टक था या फिर वो आप कीबोर्ड्स का भी कुछ बोल रहे थे कि कीबोर्ड के साथ काम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप एग्जाम्स दे रहे हो? हाँ मैम, उनके कीबोर्ड्स अलग होते हैं, वो मतलब आप जाने रहे हो कैसे रहेगा, एकदम डिफिकल्ट कीज हैं, उनको एकदम प्रेस करना है। तो अब जैसे ही वो खत्म हुआ और आपके पास टाइम है, आपको दोनों कंप्लीट करना है कि आपको एक लेटर है और एक आपका जो भी है आई बिलीव ऐसे या जो भी रहता है वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब वो टाइप करो, अब वो बैक स्पेस दबाओ तो कुछ और हो जा रहा है। तो फिर मैं यार कैसे करके प्रॉपर्ली टाइप किया, सब कुछ किया कि चलो कर तो दो, कम से कम मार्क्स तो मिले, ये देख लेते हैं। तो मतलब उसमें भी था कि चलो इतना ही स्कोर करना है, ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे, इतना ही स्कोर करेंगे, इतना ही स्कोर करेंगे, लेकिन ये करेंगे एकदम प्रिसाइजली स्कोर करेंगे इसको। तो आपने मॉक टेस्ट जो थे वो फ्रॉम डे 1 यू स्टार्टेड टू डू इट आफ्टर प्रीलिम्स, या फिर वो भी आपने कुछ टाइम के बाद आपने बोला कि चलो आज मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, मॉक टेस्ट मैं इस टाइम से लूंगा? कैसे करा था आपने उसका? नहीं मैम, 2 दिन तो चिल करा था। कुछ भी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ सो रहा था, सिर्फ सो रहा था। कहीं नहीं जाना है, किसी से कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोना है। 2 दिन के बाद जब सब कुछ अब ठीक है, अब नहीं, अब ब्रेक हो गया है, अब सब कुछ हो गया है, घर वालों कभी पढ़ क्यों नहीं रहा है? नहीं पापा पढ़ता हूँ। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब थोड़ा टाइम बीता, 2 दिन बीत गए, 2 दिन बीतने के बाद नहीं लगा नहीं यार अब लेट हो रहा है, लेट्स स्टार्ट। तो फिर मैं मॉक देना चालू कर दिया हफ्ते में एटलीस्ट में, कि एक मॉक आप 3 घंटे का देते हो तो उसको सॉल्व करने में आपको 4 घंटे जाएंगे। राइट। मॉक देने के बाद एनालाइज करना, सारे क्वेश्चंस लगाना, 4 घंटे क्या हो सकता है पूरा दिन चला जाए, इतना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो एक मॉक में एक दिन कभी चला जाए, बट मेक श्योर करता था कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 मॉक, एटलीस्ट 3 तो एटलीस्ट, क्योंकि फिर आपको वीकली भी रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का, फिर मंथली भी करना है क्योंकि 6 मंथ्स का आपको कवर करना है, तो वो सारी चीज़ें भी रहती हैं, फिर उसका मॉक्स देना है। तो एटलीस्ट मेक श्योर करता था मैं कि 3 तो एटलीस्ट मैंडेटरीली दूँ, एट एनी कॉस्ट दूँ। उसको देने के बाद फिर जो टाइम बचता था, क्योंकि 3 देने के बाद तो 3 दिन में 2 दिन आप एक्स्ट्रा मान के चले कि 5 दिन आपके चले जा चुके हैं। राइट। अब आपका 2 दिन बचे, उस 2 दिन में फिर मैं करंट अफेयर्स करता था। करंट अफेयर्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने यहाँ गड़बड़ करी तो मेरा सब रुक जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स को लेके ही है, क्योंकि करंट अफेयर्स होता भी बहुत वाइड और हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो आपको नहीं पता क्या चीज़ ऐड ऑन हो सकती है और मेंस में क्या आ जाए, हो भी सकता है कुछ कल का जो हो वो भी आ जाए, यू नेवर नो। सो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करी? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी आपको बहुत पर्टिकुलर चीज़ों के नहीं मिलते हैं, क्योंकि एज आई सेड इट्स वेरी वाइड एंड एक्सपैंडेड टॉपिक। तो आप कहाँ से देख लो, आप हो सकता है आपके न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन में हो, तो आपने कैसे अपने रिसोर्स को बहुत नैरो डाउन किया था, या फिर आपने बहुत सारे रिसोर्सेज को कोलेट करके उसमें से पढ़ा था? मैंने करंट अफेयर्स के लिए तो लाइक जब प्रीलिम्स स्टार्ट करा तो मैंने करंट अफेयर्स तब स्टार्ट कर लिया कि मुझे पता था कि अब रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप वीडियो लेक्चर्स ही देख के सॉल्व कर सकते हो। तो इनिशियली मैंने कपिल कातपाल सर को फॉलो करा था, बट जब वो न्यूज़ पढ़ा थे वो इतना पढ़ा, मैं डर गया, मैं इतना नहीं पढ़ सकता हूँ, तो फिर मैंने कुछ अदर सोर्सेज पे वो करा। बट अराउंड अ वीक, लाइक आफ्टर अ वीक, मैंने जब वो मॉक देना चालू करे तो मुझे वो नहीं आंसर्स आ रहे थे, तो मैंने पढ़ा तो हूँ बट आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत डीप डाइव अब आने लग गया है करंट अफेयर्स भी। तो फिर फाइनली आई मूव टू कपिल सर, क्या मैं कपिल सर पे आ गया हूँ। तो फिर मैंने उनका पढ़ना चालू करा, हैबिट में लाया, प्रॉपर हैबिट में लाया, और दैट रियली हेल्प मी आउट। तो फिर उनके लेक्चर्स देखता, 1 घंटे के लेक्चर्स होते यूट्यूब पे, वो देखता, फिर वो PDF देते, वो PDF से पढ़ता, और रात में वो मॉक एग्जाम्स मतलब टेस्ट लेते थे जो भी पढ़ाया उन्होंने, सॉरी। तो फिर वो वहाँ पे मैं करने लग गया, तो वो हैबिट में आ गया, धीरे करके हो गया। तो मैं यही एस्पिरेंट को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको एक रिसोर्स पर रिलाई करना चाहिए, रादर देन मूविंग हेयर एंड देयर। आप आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे कपिल सर अच्छे लगे तो मैंने उनसे फॉलो किया। हो सकता है आपको कोई XYZ टीचर या कोई XYZ फैकल्टी, XYZ रिसोर्स या न्यूज़पेपर और समथिंग एल्स आपको मालूम चलेगा। बट आप जितना डाइवर्सिफाई करोगे अपनी चीज़ों को, जितना ब्रॉड करोगे, आप उतना कंफ्यूज होते रहोगे, उतना कंफ्यूज रहोगे। तो आप एक रिसोर्स चुनो जिसको भी आपको चुनना हो, इट्स योर कॉल। आप हो सकता है किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता, हो सकता है किसी को फैकल्टी से, मुझे कपिल, तो सबका अलग अलग कॉल रहता है।
आप पता कर लो, अगर आपको सही लगता है आप उसी से करो, बट जितना ब्रॉड करोगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा आपके लिए चीज़ें। सो एग्जाम्स में करंट अफेयर्स कैसा था, मतलब वाज इट वेरी मैम डिफिकल्ट? मेरे तो बहुत सिंपल हो गया था, मुझे सब याद था। इनफैक्ट मैं कुछ चीज़ों में इतना मुझे बुरा लग रहा था कि ये याद है यार, बट आ क्यों नहीं आ रहा क्यों अभी? नहीं रहा है, क्लिक क्यों नहीं कर रहा है, बट स्टिल मेरे को डिसेंट स्कोर थे। फिर मैंने कपिल सर को अपना स्कोर भी शेयर करा था, तो बोलते नहीं बहुत अच्छा तुमने स्कोर करा, तो बोलते मैंने थैंक यू सो मच सर। तो फिर मुझे था कि नहीं, ये रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये तीनों ने मतलब मेरा वो 6.75 जो आया मेरे क्वांट्स में, उसको पूरा कंपनसेट कर दिया, पूरा कंपनसेट कर दिया। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। मेंस और प्रीलिम्स में कोई ऐसा पैटर्न आपने देखा हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आया हो बहुत बारी, जैसे रिपीटेड कोई क्वेश्चन आया हो या कुछ आया हो? मैम रहते हैं, क्योंकि आपका ना एज सच उतना नहीं है, मतलब कि आपको सब कुछ, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो बहुत ही माइन्यूट सा, आई वुड से कि इतना ब्रॉड है आपका सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें कन्फाइंड है, तो उस वजह से चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे आपको ये चीज़ पता है कि 2 DI से 3 DI आनी है, आपको पता है 5 से 10 नंबर हर साल आने ही आने हैं, आपको पता है कि 4 से 5 पजल या 3 से 4 पजल आने ही आने हैं, आपको पता है कि 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है। तो वो प्रीलिम्स तो फिर भी बहुत अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें ना, बहुत आइडेंटिकल होते हैं। हो सकता है क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल अलग हो जाएगा, बट सिलेबस क्योंकि कन्फाइंड है तो चीज़ें अलग हो नहीं सकती हैं, डिफर कर नहीं सकती हैं। मेंस में अनसर्टेनिटीज है मैम, मतलब जैसे इवन आई क्लियर्ड माई SBI PO मेंस, अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनएबल टू क्लियर माई इंटरव्यू। तो PO मेंस उसका देने के बाद सच में मुझे लग रहा था कि ये हर साल बदलता है, मतलब इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं, वो उनके पे, उनकी जो मर्जी, उस दिन उनका जैसा मूड रहा वैसा वो पेपर सेट हो गया। सो इवन IBPS PO के एग्जाम्स मेन का भी आपको ऐसे ही लगा कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐसे कुछ नहीं आए, कुछ आइडेंटिकल नहीं है? कुछ आइडेंटिकल नहीं रहता, आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत सेम हो जाए, बट 80% ऑफ द सिलेबस, 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी डिफरेंट। हर साल वो डिफर करेंगे, हर साल वो डिफर करेंगे। आप प्रीवियस ईयर से ये आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट क्या आने वाला है आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ने आपको हेल्प करा इन एनी वे? मैम मैंने प्रीवियस ईयर के मेंस में ज़्यादा नहीं सॉल्व करे थे, मैंने मॉक्स ज़्यादा दिए थे। हाँ, प्रीलिम्स में मैंने दिए थे, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी आइडेंटिकल है, आप जो भी पिछले साल आ रहा है वो आ जाता है। मेंस के लिए आई वाज इनटू दिस मॉक एग्जाम्स, या क्लासेस हो गए, रिकॉर्डिंग्स हो गई, PDFs हो गए, कभी कभार लगाया होगा ऑब्वियसली, बट आई वाज वेरी इनटू दिस मॉक एग्जाम्स कि या आप कुछ ऐसा खुद का कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। ऐसे वेन डायग्राम्स में 3 का आता है, 4 कैसे कर सकते हैं, 4 आ गया तो क्या करेंगे, तो प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। ओके, ठीक है। सो अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। सो आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे इंटरव्यूज से पहले? मैम एज सच तो कुछ भी नहीं था, मतलब तो फिर हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट, लाइक सेल्फ प्रिपरेशन, मिरर में देख के आपने बोला ऐसे कुछ? बहुत मैम, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैम जब इतना काम कर लो तो ऑब्वियसली हर कंपनी स्विच कर रहे हैं, तो हर 2 दिन में आपको इंटरव्यू देना ही देना है, तो इतना हैबिचुअल भी थोड़ा सा हो गया था, बट स्टिल वो 5-6 लोग बैठ रहे पैनल में, वो ऐसे बैठ रहे हैं, और ऑब्वियसली आप ऐसे बैठ रहे हो, उस दिन तो बलि का बकरा हुआ पता नहीं क्या होने वाला आपके साथ। बहुत नर्वसनेस भी हिट करती है एकदम से जब आप देखते हो कि आपको कोई एक बंदा इंटरव्यू नहीं कर रहा, आपको 5 लोग, और क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। सो आपने इसका प्रिपरेशन कैसे करा, मतलब इसके क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, किस तरीके के आ सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करा आपने? मैम पहले तो मैंने पूरा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करा, और इसके लिए भी मैंने कपिल सर को ही फॉलो किया पूरा, क्योंकि ही वाज इनटू दिस बैंकिंग इंडस्ट्री ओनली, आई बिलीव ही इज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो उनका बहुत अच्छा उसमें है, उनको बहुत अच्छे से आइडिया सारी चीज़ों का, तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो मैंने उनसे प्रॉपरली उनका पूरा सिलेबस बैंकिंग में हेल्प करा, एंड आई टेल यू मैम, नॉट ओनली ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, इवन राइट नाउ मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो थोड़ा सा मैं आउटशाइन कर गया हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपना बैंकिंग अवेयरनेस प्रॉपर कंप्लीट कर लिया, तो जो वो पढ़ा रहे हैं वो मुझे आता है, तो आई एम एबल टू लाइक गिव आंसर्स, आई एम एबल टू एटलीस्ट गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू कि ये भी चीज़ें होती हैं, ऐसे भी होती हैं, तो दैट रियली हेल्प मी आउट। और आप जब थोड़ा सा भी आउटशाइन करते हो, ऑब्वियसली ये जो भी फैकल्टीज पढ़ा रहे, दे विल बी समवेयर ब्रांच मैनेजर्स और सम एट गुड पोजीशन, आपको नहीं पता कब आप उनके अंडर में आ जाओ, राइट, तो दैट विल हेल्प यू आउट इवेंचुअली। तो वो चीज़ बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करना सर की वजह से, तो मेरा वो पूरा कंप्लीट हो गया, और इंटरव्यू में मेरे से सिर्फ बैंकिंग क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन वाज दिस, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स, दूसरा कि लाइक व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, तीसरा वाज था नाबार्ड से रिलेटेड,
फिर PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आधार इनेबलिंग पेमेंट सिस्टम, एंड फिर आपके अंदर क्या है क्वालिटीज़ हैं सो दैट वी हायर यू, एंड फिर SBI के चेयरमैन कौन है या MDC जो भी, वो था एक क्वेश्चन था. तो मोर और लेस एवरीथिंग वाज वेरी इनटू दिस बैंकिंग सेक्टर ओनली. SBI का ऐसा नहीं था, SBI वाज वेरी रैंडम, बट IPS PU का वाज वेरी इनटू दिस बैंकिंग सेक्टर. तो बैंकिंग अवेयरनेस आप करने से ना आप क्वेश्चन, क्योंकि IBPS ऑब्वियसली आप इतना क्लियर करके आ गए, उनको ही पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो इतना ग्रिल नहीं करते हैं वो नर्वसनेस सबको रहती है, मुझे भी थी, ऑब्वियसली थी, जब ऐसे रूम में एंटर करना एंड प्लीज़ हैव अ सीट, तो वो ऑब्वियसली रहता है, बट वो नहीं ग्रिल करते. वो बहुत, मेरे साथ तो मतलब सब हंस रहे थे वहाँ पे, ऐसा माहौल हो गया था. तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत एक्सट्रीम फ्रेंडली होते हैं. आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है. इवन इफ़ यू डोंट नो दी आंसर्स, मेक श्योर करो कि उसको आप सही तरीके से कन्वे कर रहे हो. कन्वे कि किस तरीके से आप कन्वे करो. आप एकदम सोचते सर नहीं आता, तो नहीं, आप मेक श्योर करो आपका एक कन्वे करने का एक जेस्चर ऐसा हो कि उनको लगे नहीं पोलाइट है, हम्बल है, या जिस तरीके से वो बात कर रहा है, तो वो हेल्प करता है. So, अगर आपको किसी का क्वेश्चन किया तो आपने क्या बोला उसको हैंडल? मैम मुझसे लास्ट में, आई स्टिल रिमेंबर, जो लास्ट में एक सर बैठे थे, आई डोंट नो हिज नेम, तो थोड़े से मेरे मार्क्स कम थे ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, मस्ती हो रही थी थोड़ी सी, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट में कम थे मेरे, तो बोलते ये कम क्यों थे? तो मैं बोला कि सर आई वाज वर्किंग ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे वैसे. ऑब्वियसली अगर आप कंपाइल करें 5-6 जो लोग बैठे हुए, ओवरऑल जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो 100 से ज़्यादा होगा, तो आप उनसे ब्लफ नहीं कर सकते. तो उसमें ब्लफ पकड़ लिया था. तो फिर बोलते हॉस्टलर थे, मैं हाँ सर. तो मस्ती करी ना तुमने? तो थोड़ी बहुत सर. तो मतलब उस तरीके से मैंने पोर्ट्रे भी करा कि किस तरीके से मैंने, अगर ये भी बोल रहा हूँ मैं ब्लफ भी कर रहा हूँ, तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा कैची लगे, ताकि वो उस तरीके से कॉन्वर्जेशन को मैं रोटेट कर पाऊँ. आप जिस तरीके से चाहेंगे कॉन्वर्जेशन उसी तरीके से रोटेट करेंगे. राइट. आप अगर कुछ ऐसे टर्म्स ले आते हैं तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा. So is the interview more of a conversational kind of a thing or is it actually an interview kind of a thing? कि मतलब वहाँ पे आपसे सिर्फ questions पूछे जा रहे हैं, bombard किए जा रहे हैं, या फिर it is actually conversation also, मतलब एक सुनने का भी है, बताने का भी है, कैसा? मैम आई वुड से दोनों चीज़ें, इट्स एक्चुअली अ मिक्स. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उनके मूड पे भी रहता है कि उनका मूड कैसा है. अगर वो रहता है वो अच्छे रहे से मेरे साथ अच्छा था, तो कॉन्वर्सेशन काइंड ऑफ हुआ था. मेरे बाद जो मेरा फ्रेंड है, मतलब फ्रॉम द सेम लाइक होम टाउन, वो बंदा मतलब मेरे साथ वो काम कर रहा है, वो भी इंडियन बैंक में ही है. तो उससे थोड़ा सा रैपिड फायर, एकदम रैपिड फायर चल रहा है, इसको एकदम बॉम्बार्ड किया जा रहा है क्वेश्चन से. तो वो कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी डिफर करता है, आपका क्या पर्सोना है. आप जब आप रूम एंटर करते हो, किस तरीके से बात करते हो ना, तो वो कॉन्वर्जेशन उस तरीके से रोटेट कर जाता है कि किससे क्या पूछना है. तो आप जिस तरीके का एक पर्सनालिटी लेके एंटर करोगे, आई थिंक शायद आपका इंटरव्यू भी उसी तरीके से रोटेट करेगा. ईदर इट इज कॉन्वर्सेशनल और bombarding you with questions. Exactly. उस तरीके से. Yes. ठीक है. So when you entered the interview room, how your मतलब how did you feel? कि confident या थोड़े से हो रहे थे, बहुत नर्वस हो रहे थे, शिवर कर रहे थे, कुछ ऐसे कुछ? मैम पहले तो जैसे जो रूम था उसके बाहर अपन लाइन करके बैठे हुए थे, तो स्टेप बाय स्टेप जो आ रहे थे सब आगे होते जा रहे थे. तो जैसे ही मेरा टर्न आया तो नर्वस, बहुत नर्वस. तो फिर उसके बाद मैंने खुद को नहीं ठीक है चिल करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरव्यू ही है, क्या होगा ज़्यादा. और मेरे लिए एक प्लस पॉइंट क्या था कि मैंने ऑलरेडी 18 से 19 नंबर का मार्जिन मेंस में ले लिया था. एक एज तो वहाँ मेरे पास आ चुका था कि मेरे पास ये एज है. तो अगर अब मैं अच्छे से देता हूँ, पेशेंटली देता हूँ, काम रहता हूँ, कंपोज रहता हूँ, तो मैंने फिर कैलकुलेट करा, अगर 70 नंबर भी आ जाते हैं, कट ऑफ मैंने देखा रखा था कि अगर इतना जैसे 43 कट ऑफ किया हमारा फाइनल, मेरे 45 नंबर थे. तो और प्रीवियस ईयर का भी कुछ ऐसा कट ऑफ था, तो मैंने वो कैलकुलेट कर लिया कि अगर 70 आते, उसको मैंने कैलकुलेट किया, अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया, जोड़ देता हूँ, हाँ क्लियर हो जाएगा. तो फिर मैंने उस इंटेंट से किया. I have observed you are a very strategic person. मतलब इंटरव्यू में भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता है, मैंने सोचा नहीं था. मैं बहुत स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ कि नहीं कितना काम करना है, कि किस तरीके से करना है, ताकि प्रेशर ना फील हो. अगर आप, वही है मेरा हमेशा है कि ब्लाइंड फोल्डेड आप जाओगे तो आप पैनिक कर जाओगे. आप स्ट्रैटेजी लेके जाओगे तो अगर आपका प्लान ए नहीं वर्क करेगा तो प्लान बी वर्क करेगा. ऐसे जब ऑब्वियसली जब मैं प्रिपरेशन कर भी रहा था तो मेरा बहुत क्लियर माइंडसेट था कि दिस इज माय अटेम्प्ट, हुआ ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई वोंट वेस्ट माय टाइम, आई विल डू समथिंग एल्स. कि नहीं, लोग कहते हैं ना कि प्लान बी आर फॉर लूजर्स. नहीं, प्लान बी आर नॉट फॉर लूजर्स.
आपके पास प्लान बी रहता है तो आपका प्लान ए अकॉर्डिंगली भी आपके लिए वर्क करता है। राइट। तो फिर मैंने वो स्ट्रैटेजी करी, तो अराउंड मेरे 75 से 80 के ब्रैकेट मेरे इंटरव्यू मार्क्स भी आ गए, और वो मुझे उधर का मैंने जो कैलकुलेट किया था वो एकदम एग्जैक्टली उतना ही पड़ा। तो जो मैं सोचा था 46 47 तक आएंगे, 45 आए, तो वो मेरे कैलकुलेशन काम। तो आपने इस स्ट्रैटेजी की वजह से आपको इतना नर्वसनेस फील हुआ नहीं जब आप इंटर करे? नहीं, मैं थोड़ा सा हुआ जब जैसे ही करा, बट जैसे ही पहला इंट्रोडक्शन हुआ तो वो अच्छा गया। दूसरा क्वेश्चन जो था शायद मैं प्रिपेयर करके गया था कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। आई रियली वांट टू लाइक फॉर दिस बैंकिंग इंडस्ट्री मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट जाना चाहता हूँ, डेडिकेटली जाना चाहता हूँ। मेरा इंटेंट है ये चीज़, और जेन्युइनली इंटेंट है, अभी भी है। और उन्होंने वही क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। फिर उसके बाद जब ये 2 आंसर सही हुए ना, उसके बाद सारे आंसर्स होने लग गए। जब 2 आंसर सही होते आप कॉन्फिडेंट हो गए, फिर वो रोटेट कर गया। बस लास्ट में थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, थोड़ा सा ग्रिल हुआ, बट वो सबको ग्रिल कर रहे थे जानबूझ के, तो फिर मिले। लेकिन आई थिंक दैट इज आल्सो थिंग कि आप पे प्रेशर बना के देखने के लिए कि हाउ यू रिस्पॉन्ड। कॉन्फिडेंस आपको तब भी रखना और काम कंपोजर आपको रखना तब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस मैम। नाइस, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, बट ऐसे एंड नहीं हुआ है। वी हैव अ फन सेगमेंट आल्सो, यू माइट नो। थोड़ा बहुत देखा मैम, ऑब्वियसली कैमल टीवी दी टॉपर्स कौन ही देखता है मैम, एवरीवन। जब आपका लबासना का वीडियो आया था आप लोगों का, जब आप लोगों ने वो शूट करा था, मैं ऐसे कि यार कभी ऑब्वियसली वो एक बार तो आ जाता है ना कि वो ट्रेनिंग इतनी अच्छी ट्रेनिंग है। फिर मैंने और भी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं आप लोग के, जो IAS एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो वो लगता था कि कब मिलेगा मौका यार, कब तो कभी तो जा पाएंगे, अपन भी कभी जा पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज आप यहाँ पहुँच भी गए हो। हाँ। सो वही तो, इतना सारे इंटरव्यू देख के तो पता लग गया होगा कि हम नेक्स्ट सेगमेंट इज गोइंग टू बी रैपिड फायर। Sagar, you ready? Yes. Chalo, first question. If you had to change your name, what would your name be and why would you choose that name? Ma'am, I would choose Itachi Uchiha. Ma'am, it's an anime character. And I love anime, so it's fine. Ma'am, I'm a big anime lover. So Itachi would be my name. And this character is from which anime? Naruto. Naruto, okay. And what's the most interesting thing you have read or seen this year? मैम I saw a movie right now. It was एक बंदा, अगर आप लोगों ने देखी है, कि मनोज वाजपेयी। I'm a big मनोज वाजपेयी fan, so that was super interesting for me. Okay, so what is something most people do easily but you find very difficult? Ma'am, I would say reading, ma'am. I have seen many people like reading newspaper or novels, या पता नहीं है क्या, मेरे से हो ही नहीं सकता। I think इस इंटरव्यू से सबको पता लग चुका है। ठीक है, moving on to the next question. Is there an app that you hate but use anyways? WhatsApp, ma'am. You don't like it? I don't like WhatsApp, ma'am. I don't like using phone, ma'am. Unfortunately, I have to use it, but अगर phone दूर रहे मेरे से तो मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में। Okay, great. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? For 30 seconds, I would say I'm a big anime lover. I love binge watching. And I really want to be Itachi Uchiha or something else, and any anime character जो मैं बन सकता हूँ। I wish तुम्हारी posting जापान में हो जाए। मैम वहाँ पे अगर इंडियन बैंक का होता तो I would ask them कि please मुझे भेज दीजिए। ठीक है, okay. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? I can leave my hometown forever. मतलब leave? हाँ, मतलब even now तो I have to, क्योंकि अब कब कहाँ जाना होगा तो कोई फिक्स्ड ही नहीं है in this industry. Okay. So, if you could change one thing about the world, what it would be? Nothing, ma'am. I believe everything is going fine. इतना अब नहीं सोच सकते, बहुत सोच ली। ठीक है. What is something that you learned in this year? Learn this year is like during this my training during this my training period, I met a teacher, a faculty over there. He was at a good position. His listening skills and his patience. मतलब literally I was so amazed कि कैसे कोई इतना अच्छा लिसनर और इतना अच्छा पेशेंस हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं सच में इम्प्लीमेंट करने वाला अपने लाइफ में। Okay. So this is the last question. Although I know the answer, but I'm still going to ask you this. If you could learn any language fluently, what would it be? Ma'am, now you can answer this question, ma'am. आप बताइए मेरा what would be my answer? What would be my answer, ma'am? मुझे जापानी सीखनी है मैम। जापानी सीखनी है मुझे कि मुझे समझ में आ जाए। I don't want to see the subtitles. ऐसे समझ में आ जाए। ठीक है. So for all the anime lovers, comment down. That was the end of the rapid fire here, and we have prepared a token for you.
So this is from the Unacademy team. Congratulations for clearing IBPS Thank you PO. so much, ma'am. And thank you for giving me this opportunity to be here right now, ma'am. I think it's a big opportunity for us to have you here. An ex-Unacademy employee who is here and giving us It's a golden opportunity for me too, ma'am. कि मतलब वहाँ से यहाँ आना तो it's a dream, ma'am. So Sagar, this is an end to a beautiful episode of Chamomile Tea with Toppers. So before we wrap this, we want you to give some message to the aspirants who are going to write exams for the banking. So please. Ma'am, I would just suggest them कि it's very important for every aspirant to strategize their exams. कि आपको identify करना your strength, your weaknesses, time management. It's very important to you understand की importance of the time. क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज सीख लिया तो प्रीलिम्स आपका बहुत आराम से क्लियर हो सकता है. तो सबसे पहले ज़रूरी कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या कौन सा चीज़ है, कौन सा सिलेबस है, कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो, उसको कंप्लीट करो. कोर्स कवरेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू आर डन विथ योर प्रीलिम्स पार्ट, मेक श्योर करो कि लाइक ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन आप उसी टाइम पे अपना मेंस भी थोड़ा चालू करो. आइडेंटिफाई करो. आई वुड हाईली रिकमेंड, आई वुड हाईली सजेस्ट मतलब एवरी एस्पिरेंट कि आप क्यों बहुत ज़रूरी है आपको करंट अफेयर्स, आपको इंग्लिश पे कमांड करना कि दीज टू सब्जेक्ट्स आर द गेम चेंजर. एंड करंट अफेयर्स वोंट ओनली हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम्स, वो आपको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं. जब आप एक पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक में बैठ के डिस्कशन करते हो लाइक अबाउट द पॉलिटिक्स और एनीथिंग, तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हो, समझ सकते हो. So Sagar, हमारे यहाँ पे एक प्रथा है that you have to tag a topper, anybody it can be, जिनको आप चाहते हो कि यहाँ पे आए वो अपनी जर्नी के बारे में बताए. So please. Yes मैम, अभी जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो आई मेट अ गाय, हिज नेम इज प्रशांत तिवारी. सच अ वंडरफुल गाय. मतलब ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, नहीं हुआ, बहुत स्ट्रैटेजी है, जैसा मैं हूँ एकदम मुझे वो रिफ्लेक्ट करता है. तो मैं प्रशांत को टैग करना चाहूँगा एंड आई मेक श्योर कि एंड आई प्रे कि वो यहाँ पर आए एंड वो उसका भी इंटरव्यू जरूर आए कैमल टीवी द टॉपर्स पे. So Prashant, somebody from Unacademy team will reach out to you. We would love to have you here and listen to your journey. As Sagar has told us that you guys are very much similar to each other, so we would love to hear it more. I hope आप सब लोगों को बहुत important messages मिले होंगे from Sagar. एंड आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो बैंकिंग के लिए अपियर होने वाले हैं इस साल, उन सबको भी ऑल द वेरी बेस्ट. कमेंट्स में ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना फॉर सागर. And don't forget to like and comment and subscribe to Chamomile Tea with Toppers. Let's crack it.